हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे जिसका नाम है व्यक्तित्व विकास। तो बच्चों, आज से लगभग 2000 साल पहले व्यक्तित्व के लिए एक शब्द का इस्तेमाल होता था। इनफैक्ट आज भी होता है, जिसको हम इंग्लिश में पर्सनालिटी बोलते हैं। बहुत सुना होगा आपने। पर्सनालिटी शब्द का उपयोग पहले भी किया जाता था, जिसको एक शब्द जिसका नाम होता है पर्सोना, इस शब्द से लिया गया है। और ये जो पर्सोना शब्द है, ये एक लैटिन वर्ड है, लैटिन भाषा का शब्द है, जिसका मतलब होता है नकाब। तो पर्सोना मतलब नकाब, यानी कि कहने का मतलब है कि हर इंसान की एक अलग पर्सनालिटी होती है, एक अलग वेशभूषा होती है, एक अलग नकाब होता है। फिर G.W. एल्पोर्ट जो थे, ये आए। एल्पोर्ट बेसिकली 1937 में G.W. एल्पोर्ट आए और उन्होंने कहा कि व्यक्तित्व जो होता है वो व्यक्ति के मनोदैहिक गुणों का वह गयात्मक संगठन होता है जो कि व्यक्ति के वातावरण के प्रति अपूर्व समायोजन को निर्धारित करता है। तो ये जो व्यक्तित्व होता है वो एक व्यक्ति के मनोदैहिक गुणों का एक गयात्मक संगठन है जो कि व्यक्ति के वातावरण के प्रति उसको समायोजित करता है और उसके समायोजन को निर्धारित करता है। तो ये हम बात करते हैं कि व्यक्तित्व के प्रतिमान क्या होते हैं, उसके स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं। तो हम इनके प्रतिमान के बारे में बात करते हैं। व्यक्तित्व प्रतिमान दो घटकों से मिलकर बना होता है। पहला घटक व्यक्तित्व को का जो है वो केंद्रीय भाग होता है, केंद्रीय भाग होता है, जिसको हम इंग्लिश में कह सकते हैं कोर ऑफ पर्सनालिटी। पहला जो घटक होता है स्टूडेंट्स, वो व्यक्तित्व का कोर ऑफ द पर्सनालिटी होता है, यानी कि उसका केंद्रीय भाग होता है। मतलब जो कि व्यक्ति का केंद्रीय भाग जिसको कहा जा सकता है, यानी कि उसका आत्म प्रत्यय, यानी कि कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ, ये जो होता है ये इसका आत्म प्रत्यय होता है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ जिसको कहा जाता है, और ये आत्म प्रत्यय व्यक्तित्व का केंद्रीय भाग होता है। और जो ये तो पहला हो गया केंद्रीय भाग, और जो दूसरा घटक होता है वो उसकी जो होता है पहिए की तीली के समान होता है। जो आपने एक साइकिल का जो पहिया देखते हैं, उस पहिए का एक तो केंद्रीय भाग होता है मिडिल, और कुछ उसमें तीलियां होती है जो कि रेडिएट कर रही होती है। तो ये जो दूसरा घटक होता है वो पहिए की तीलियां होती है, स्पोक्स ऑफ द व्हील, यानी कि व्यक्तित्व लक्षणों का, यानी कि पर्सनालिटी ट्रेट्स होता है। ठीक है, तो ये व्यक्तित्व के लक्षणों से बना होता है, पर्सनालिटी ट्रेट से बना होता है। आत्म प्रत्यय जो होता है वो सुखद, मुख्यतः बेसिकली अगर हम देखा जाए तो आत्म प्रत्यय जो है वो भी दो प्रकार का होता है। ये जो केंद्रीय भाग होता है जिसको हम आत्म प्रत्यय कहते हैं, ये भी दो प्रकार का होता है। तो चलिए पहले देखते हैं ये आत्म प्रत्यय दो प्रकार का क्या होता है। पहला होता है वास्तविक आत्म प्रत्यय, वास्तविक, ठीक है, जिसको हम कहते हैं रियल सेल्फ कॉन्सेप्ट। रियल सेल्फ कॉन्सेप्ट, रियल यानी कि असली, वास्तविक, ये वो प्रत्यय होता है जो व्यक्ति अपने संबंध में निर्मित करता है। ठीक है, कि मतलब वो क्या है। अगर मेरा कोई सेल्फ कॉन्सेप्ट है तो वो मैं अपने लिए सोचूंगी कि अपने ऊपर मैं अपने आप को क्या समझती हूं, मैं क्या हूं, मैं कौन हूं। तो वो क्या है, वो इंसान, वो क्या है, वो कौन है, वो व्यक्ति अपने संबंध में ये रियल सेल्फ कॉन्सेप्ट या फिर वास्तविक आत्म प्रत्यय को वो बनाता है, निर्मित करता है। ठीक है, यह एक प्रकार की मिरर इमेज होती है, यानी कि जो दर्पण प्रतिमा होती है वो उसका ये जो सेल्फ कॉन्सेप्ट होता है, मिरर इमेज होता है, इसको हम दर्पण प्रतिमा भी बोल सकते हैं। तो ये एक तरह की दर्पण प्रतिमा होती है। इस आत्म प्रत्यय का निर्धारण ज्यादातर
बालक के कार्यों और दूसरों के साथ उसके संबंधों से होता है। उसके उन विश्वास, जो उसके अंदर, एक आदमी के अंदर विश्वास होता है, एक बच्चे के अंदर विश्वास होता है, उससे भी वो प्रभावित होता है, जो उनमें दूसरों के साथ प्रतिक्रियाओं के कारण उत्पन्न होता है। आपने किसी बच्चे से बात की, आपने अच्छे से बात की, उसके अंदर एक विश्वास पैदा हुआ और उस विश्वास को उसने अपने मिरर इमेज के अंदर समा लिया कि मैं भी ऐसा बनूंगा, तो वो उसका रियल सेल्फ कॉन्सेप्ट बन जाता है। ठीक है। दूसरा जो होता है आफ्टर वास्तविक आत्म प्रत्यय, दूसरा होता है आदर्श आत्म प्रत्यय, यानी कि आइडियल सेल्फ कॉन्सेप्ट, आदर्श आत्म प्रत्यय। ठीक है, यानी कि आइडियल सेल्फ कॉन्सेप्ट, आइडियल सेल्फ कॉन्सेप्ट, राइट। तो ये आइडियल सेल्फ कॉन्सेप्ट क्या होता है? ये खुद के संबंध में वह तस्वीर या प्रत्यय है जिससे स्पष्ट होता है कि बालक क्या बनना चाहता है। ठीक है, आपके उस बच्चे के अंदर क्या वो एक कॉन्सेप्ट आता है जिससे वो सोचता है कि मैं ये बनूंगा। ठीक है, जिससे स्पष्ट होता है कि बालक क्या बनना चाहता है। व्यक्तित्व प्रतिमान का संगठन किस मात्रा का और कितना होगा, यह इस बात पर निर्भर करता है कि बालक के आत्म प्रत्यय में कितनी स्थिरता है। अगर उसने एक बार बोला मैं टीचर बनूंगा, एक बार उसने बोला मैं ऑथर बनूंगा, एक बार उसने बोला मैं साइंटिस्ट बनूंगा, जरूरी नहीं है कि वो यही सब बने, लेकिन कोई चीज में कितनी स्थिरता, एक टाइम के बाद स्थिरता आ जाती कि नहीं मुझे यही बनना है, वो उसका आदर्श आत्म प्रत्यय बन जाता है। व्यक्तित्व संगठन में अस्थिरता उस समय उत्पन्न हो जाती है जब बालक के वास्तविक आत्म प्रत्यय और आदर्श आत्म में अंतर उत्पन्न हो जाता है, यानी कि रियल सेल्फ कॉन्सेप्ट और आइडियल सेल्फ कॉन्सेप्ट में जब एक डिफरेंस पैदा हो जाता है, तब बच्चे के अंदर एक अस्थिरता पैदा हो जाती है कि मैं क्या बनूंगा। अध्ययनों में देखा गया है कि जब भी बालक में आत्म प्रत्यय धनात्मक प्रकार का होता है, तब बालक में छोटे छोटे निम्न लक्षण विकसित होते हैं, जैसे आत्मविश्वास, आत्म गौरव, दूसरों के साथ संबंधों में सही मूल्यांकन की योग्यता, खुद को वास्तविक रूप में देखने की योग्यता, ये सब उसके अंदर, ये सारे लक्षण जो है वो विकसित होते हैं। बहुत सारे लक्षण विकसित होते हैं। तो जब बालक में आत्म प्रत्यय ऋणात्मक प्रकार का होता है, तब बालक में ये लक्षण विकसित होते हैं। कौन से? अनिश्चयता की भावना, मतलब ही इज नॉट श्योर, हीनता की भावना जिसको हम इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स कहते हैं, अनुपयुक्तता, आत्मविश्वास का अभाव और निम्न आत्म गौरव, यानी कि अपने आप को कम समझना, इंफीरियर समझना, ये तब उत्पन्न होता है जब उसका आत्म प्रत्यय ऋणात्मक प्रकार का होता है। तो जब बालक में धनात्मक आत्म प्रत्यय होता है, तब उसके जीवन के विभिन्न परिस्थितियों में समायोजन अच्छा, मधुर और आनंदमय होता है। और जब उसके अंदर ऋणात्मक आत्म प्रत्यय होता है, इस दशा में उसका समायोजन दुर्बल और दुखदायी होता है। ठीक है, व्यक्तित्व को विकसित करने के लिए और उसको एक दिशा देने के लिए हमें कुछ तत्वों का बहुत ज्यादा ध्यान देना चाहिए। कुछ विशेष कुछ तत्व होते हैं जिनका हाथ रहता है। ठीक है, और उनको हम व्यक्तित्व के निर्धारक या फिर कारक तत्व के नाम से जानते हैं। निर्धारक या कारक तत्व के नाम से जानते हैं। ठीक है, और वो कौन कौन से हो सकते हैं? पहला है जैविक या दैहिक निर्धारक तत्व, जिसको हम बायोलॉजिकल या फिजिकल डिटर्मिनेंट्स बोलते हैं। तो पहला हो जाता है जैविक या दैहिक निर्धारक तत्व। ठीक है, दूसरा क्या हो जाता है? सांस्कृतिक निर्धारक तत्व। ठीक है, सांस्कृतिक निर्धारक तत्व दूसरा हो जाता है। तीसरा हो जाता है आपका पारिवारिक निर्धारक तत्व। तीसरा हो जाता है पारिवारिक निर्धारक तत्व, यानी कि इन्वायरमेंटल डिटर्मिनेंट्स। ठीक है, सांस्कृतिक निर्धारक तत्व क्या हो जाएगा? कल्चरल डिटर्मिनेंट्स।
चौथा आपका हो जाता है शैक्षिक निर्धारक तत्व, यानी कि एजुकेशनल डिटर्मिनेंट्स, शैक्षिक निर्धारक तत्व। पांचवा हो जाएगा आपका मनोवैज्ञानिक निर्धारक तत्व, यानी कि मनोवैज्ञानिक निर्धारक तत्व। छठा हो जाता है लास्ट आपका सामाजिक निर्धारक तत्व। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे बायोलॉजिकल डिटर्मिनेंट्स, यानी कि जैविक या दैहिक निर्धारक तत्व। जैविक कारक से तात्पर्य स्पष्ट ये होता है कि जो आनुवंशिक होते हैं, यानी कि जो हेरिडिटरी होते हैं, जो व्यक्ति के जन्म या जन्म के पहले उसके गर्भ धारण के समय से ही व्यक्ति में विद्यमान रहते हैं, वो उसके बायोलॉजिकल डिटर्मिनेंट्स बन जाते हैं। ये जीवन के व्यक्तित्व विकास की दिशा को प्रभावित करते हैं, बिकॉज इस प्रकार से ही निर्धारकों में कुछ प्रमुख बातें निखर के आती, जैसे क्या हो जाता है, एक तो हो जाती है आनुवांशिकता। तो सबसे पहले बात करते हैं आनुवंशिकता से। आनुवंशिकता क्या होता है? आनुवंशिकता क्या होता है? ये होती है हेरिडिटी। तो हेरिडिटी का मतलब क्या है कि शरीर का कद क्या है, रंग क्या है, गठन क्या है, इस पे आपकी आनुवंशिकता का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। यानी कि अगर मोटे माता पिता है तो कई बार जरूरी ये हो जाता है कि बच्चे भी मोटे ही पैदा होते हैं। गोरे माता पिता के बच्चे ज्यादातर सांवले नहीं होते हैं, और ये बेसिकली ये आपकी आनुवांशिकता पे ही असर करता है। दूसरा क्या है? शारीरिक गठन। शारीरिक गठन, ठीक है, ये भी हेरिडिटरी से प्राप्त शरीर के बाह्य की संरचना और दशा का जीवन भर व्यक्तित्व पर प्रभाव पड़ता है। हम एक शरीर लेकर पैदा होते हैं, उस पर बाहर के जीवन पे भी का भी प्रभाव पड़ता है। जिन बालकों का शरीर की रचना का अनुपात सामान्य से अच्छा होता है, उन बालकों के व्यक्तित्व के प्रतिमान अधिक समायोजित प्रकार के होते हैं। यानी कि अगर बच्चे का शरीर की संरचना सही है, सुडौल है, तो उस पे आगे उसके ऊपर एक कॉम्प्लेक्स नहीं आता है, जो कि ज्यादातर मोटे या बहुत दुबले बच्चों पे होता है। शारीरिक रसायन, ये तीसरी चीज हो जाती है। शारीरिक गठन के बाद शारीरिक रसायन आ जाता है। व्यक्ति के बाह्य संरचना की तरह आंतरिक रासायनिक क्रियाओं का भी व्यक्तित्व पर काफी प्रभाव पड़ता है। शरीर में जो है समय समय पर होने वाले रासायनिक परिवर्तन, बहुत सारी चेंजेस होते हैं। नाड़ी तंत्र के क्रियाकलाप, शरीर की समस्थिति आदि का व्यक्ति के शरीर पर, उसके मन पर और उसके भावों पर तात्कालिक और अनेक बार दीर्घकालिक प्रभाव भी पड़ता है। उदाहरण के लिए, अगर ब्लड में शुगर की वजह से ग्लाइकोजन के रूप में परिवर्तन जो होता है, तो वो रासायनिक क्रियाओं पर निर्भर करता है। यदि रासायनिक क्रियाएं सामान्य ढंग से संपादित नहीं होती है, तो जरूरी ये हो जाता है कि मांसपेशियों में ग्लाइकोजन की कमी के कारण थकान जल्दी आ जाती है और व्यक्ति सुस्त दिखाई देने पड़ जाता है। इसी प्रकार से पाचन क्रिया ठीक से नहीं होती है, तो व्यक्ति में सुस्ती, थकान, उदासी, चिड़चिड़ापन, ये सारे लक्षण भी उत्पन्न हो जाते हैं। फिर तीसरा हो जाता है यहाँ पर नाड़ी का एक असर, जो कि व्यक्तित्व में पड़ता है। तो व्यक्तित्व और व्यक्तित्व विकास के जैविक निर्धारकों में स्नायु मंडल का प्रमुख स्थान है। जिन व्यक्तियों के स्नायु मंडल अधिक विकसित होता है, उनकी वृद्धि कुछ अधिक हो जाती है और उनमें समायोजन करने की क्षमता भी अधिक मात्रा में पाई जाती है। उनमें आत्मविश्वास अधिक होता है, और यह भी देखा गया है कि जिनकी नाड़ी संस्थान कम विकसित होती है, उनकी बुद्धि भी कम विकसित रहती है और समायोजन भी उनका दुर्बल रहता है, और कई बार समाज में उपेक्षित भी वो रहते हैं। नाड़ी संस्थान की परानुकंपी विभाग व्यक्ति को उत्तेजित न करके शांत करने की दिशा में काम करता है। तो अनुकंपी द्वारा बढ़ाई गई आंतरिक
अति क्रियाशीलता को वो भी कम करता है, ऊर्जा के व्यय को कम करता है और आमाशय आदि पुनः सक्रिय कर देता है। ठीक है, इसी तरह से होती है अंतःस्रावी ग्रंथियां। ठीक है, अंतःस्रावी ग्रंथि। ठीक है, ये व्यक्तित्व के विकास में अंतःस्रावी ग्रंथियों का महत्व बहुत ज्यादा माना गया है। इनसे निकलने वाले स्रावों को हम हॉर्मोन्स बोलते हैं। आपने सुना होगा, ये जो हॉर्मोन्स होते हैं वो सीधे रक्त में मिल जाते हैं और व्यक्तित्व के विकास के लिए भी ये प्रभावित करते हैं। एक होता है आपका पीयूष ग्रंथि, जिसको हम पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं, पीयूष ग्रंथि। ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड, इस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। इसके दो भाग होते हैं, एक अग्र और एक पश्च भाग होता है, यानी कि पीछे का भाग होता है। इसके अग्र भाग से निकलने वाले हार्मोन विभिन्न अंतःस्रावी ग्रंथियों से निकलने वाले स्रावों को नियंत्रित करता है। साथ ही इस अग्र भाग के जो स्राव जो होते हैं वो बचपन में बढ़ अगर जाते हैं तो व्यक्ति की लंबाई काफी लंबी हो जाती है, दानवाकार टाइप्स का हो जाता है, और अगर ये कम हो जाता है तो व्यक्ति बौना रह जाता है। दूसरा होता है पाइनियल ग्लैंड, या जिसको हम पीनियल ग्रंथि बोलते हैं। पीनियल ग्रंथि, पाइनियल ग्लैंड या फिर पीनियल ग्रंथि, ये सब आपने पढ़ा होगा अपने 11th-12th में। तो ये मस्तिष्क में स्थित होती है, रहस्यमयी ग्रंथि है। प्राचीन काल में इसको आत्मा और शरीर का एक सेतु माना जाता था, एक ब्रिज माना जाता था। इसके कार्य और जो स्राव होता है अभी भी वो रहस्यमय है, फिर भी ये अनुमान लगाया जाता है कि ये शारीरिक वृद्धि और युवावस्था को बनाए रखने में सहायक होता है। ठीक है, तीसरा होता है जो कि गले में पाया जाता है, जिसको थायराइड बोलते हैं या फिर उसको गल ग्रंथि बोलते हैं। ठीक है, ये जो गल ग्रंथि होती है इसको थायरॉक्सिन नामक हार्मोन जो है इस पे स्रावित होता है। इसका प्रभाव शारीरिक और मानसिक विकास पर पड़ता है काफी ज्यादा। इसकी कमी से व्यक्ति मंद बुद्धि का और छोटे कद का रह जाता है, शरीर में दुर्बलता रहती है और स्मृति और चिंतन का विकास नहीं हो पाता है। पाइनियल ग्लैंड के बाद आता है पैराथायरॉयड ग्लैंड, जिसको हम उपगल ग्रंथि बोलते हैं। थायराइड ग्लैंड के बाद आता है उपगल ग्रंथि या फिर उसको पैराथायरॉयड ग्लैंड बोलते हैं। ये जो पैराथायरॉयड ग्लैंड होता है ये मटर के छोटे से दाने के आकार का होता है और थायराइड ग्रंथि के अंदर पाया जाता है। इस ग्रंथि का स्राव रक्त में कैल्शियम की मात्रा को नियंत्रित करता है। इसके स्वस्थ रहने से हड्डियों और दांतों का विकास सामान्य रूप से होता है और शरीर भी संतुलित रहता है और तनाव मुक्त रहता है। पैराथायरॉयड के बाद आता है एड्रीनल ग्लैंड, जिसको हम अधिवृक्क ग्रंथि भी बोलते हैं। अधिवृक्कक ग्रंथि या फिर एड्रीनल ग्लैंड। और ये एड्रीनल ग्लैंड क्या होता है? इसके जो हार्मोन्स होते हैं ये व्यक्तित्व पे बहुत बड़ा प्रभाव डालते हैं। इस ग्रंथि से निकलने वाले जो अधिवृक्कीय हार्मोन्स होते हैं वो पुरुषों और स्त्रियों में सामान्य गुणों को बनाए रखता है। अधिक मात्रा में स्रावित होने पर स्त्रियों में पुरुषोचित गुणों को बढ़ा देता है, यानी कि फीमेल्स में थोड़े बहुत मेल हार्मोन्स एंड्रोजन्स आ जाते हैं, जैसे कि मूंछ के बाल आ जाते हैं और आवाज भी उनकी भारी हो जाती है। संवेगात्मक परिस्थिति, क्रोध, भय आदि से निपटने में इस हार्मोन का विशेष महत्व होता है जो कि एड्रीनल ग्लैंड से निकलते हैं। इसके व्यक्तित्व इससे जो है व्यक्ति अपने आप को आपात परिस्थितियों में साथ ठीक ढंग से समायोजित कर लेता है। ठीक है, इसके बाद आता है अग्नाशय, या जिसको जो है हम पैनक्रियाज बोलते हैं। अग्नाशय या फिर पैनक्रियाज। ठीक है, ये जो अग्नाशय होता है, जो पैनक्रियाटिक ग्लैंड होता है, ये ग्रंथि इंसुलिन के स्राव करती है। इस रक्त में
क्या करता है, ये शर्करा, जो शक्कर होती है, शुगर होती है, उसको पचाता है, जिससे शरीर को ऊर्जा प्राप्त होती है। इसकी कमी या अभाव में चीनी का पाचन नहीं हो पाता है, शक्कर का पाचन नहीं हो पाता है, जिससे मधुमेह नामक रोग हो जाता है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आज हमने जो है यहां तक आपको पढ़ाया है। हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में इस क्लास को हम पूरा करेंगे और पूरे व्यक्तित्व विकास के बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।